Hello everyone. Before going to start this video lecture, I will give you a quote. That is, we can only change our present. हाँ, बिल्कुल सही बात कही है किसी ने कि हम सिर्फ अपने प्रेजेंट को यानी कि जो चल रहा है उससे चेंज कर सकते हैं, उसे अपने हिसाब से बदल सकते हैं, कर सकते हैं, अपने एक्शंस को ले सकते हैं। हम ना तो हमारे पास्ट को चेंज कर सकते हैं, ना ही हमारे फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आज के जो एक्शन होंगे, अभी के जो प्रेजेंट एक्शन होंगे, उसका इफेक्ट बट ऑब्वियसली फ्यूचर पे पड़ेगा। तो हम वही करें जिसका अच्छा इफेक्ट हो हमारे फ्यूचर पे, और पास्ट की जो पुरानी बीती बातें हैं उन्हें भूल जाएं, राइट? अच्छी बातों को याद रखें। सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉनेटरी पॉलिसी। सो फर्स्ट पॉइंट इन दिस इज इंस्ट्रूमेंट। तो क्या है इंस्ट्रूमेंट पॉलिसी के, यानी कि किस तरह से मनी की सप्लाई को हम या तो बढ़ा सकते हैं या फिर मनी की सप्लाई को हम कम कर सकते हैं इकोनॉमी में। तो यहाँ पे दो मेजर्स हैं या दो टूल्स हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स एंड क्वांटिटेटिव मेथड। सो लेट्स बिगिन विद द क्वांटिटेटिव मेथड्स। सो ओपन मार्केट ऑपरेशन, अब ये है क्या? इसमें क्या होता है कि आरबीआई क्या करता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या करता है, कमर्शियल बैंक्स को कमर्शियल बैंक से खरीदता है या कमर्शियल बैंक को ऑफर करता है फॉर द सेल। अगर वो खरीदेगा तो पैसा किसके पास आएगा? बैंक्स के पास, ठीक है। अगर वो खरीदेगा कौन? आरबीआई। और अगर वो बेचेगा आरबीआई, ठीक है, तो पैसा जाएगा, ठीक है। अब उन सिक्योरिटीज पे अगर इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे, तो कमर्शियल बैंक क्या पसंद करेंगे कि हम क्यों ना सेंट्रल बैंक पर ही अपना इन्वेस्टमेंट करें, ना कि लोगों को क्रेडिट देने में बिलीव करें। तो लोगों को जो क्रेडिट देंगे वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि उनको ऑलरेडी जो सिक्योरिटीज है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उनसे इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है। अब इससे हमें ये बात समझ में आती है कि जब बाइंग होती है बैंक्स के द्वारा सेंट्रल बैंक से, उस वक्त मनी की जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि तब बैंक्स जो है वो क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं सिक्योरिटीज को। अब उनके पास मनी आ गया है जो कि वो क्रेडिट अवेलेबिलिटी करवा सकते हैं इकोनॉमी में। एंड वाइस वर्सा, जब वो बेच देंगे तो उनके पास मनी सप्लाई कम हो गई है, तो क्रेडिट जो है यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी और क्रेडिट की अवेलेबिलिटी इकोनॉमी में कम हो जाएगी, ठीक है। नाउ जो सेकंड पॉइंट है वो क्या टूल है अपना? कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये क्या रेशियो है? ये दो तरह के रेशियो हैं जो क्या करने पड़ते हैं, हर एक बैंक को मेंटेन करने पड़ते हैं, हर एक कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ता है। अब कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर में क्या डिफरेंस है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्यों अलग है कैश रिजर्व रेशियो से? एक्चुअली कैश रिजर्व रेशियो में जो बैंक है, कमर्शियल बैंक है, उनको कुछ अपना जो है जितना भी उनके नेट डिमांड डिपॉजिट है उसका एक पर्टिकुलर परसेंट, जैसे अभी 3% चल रहा है इकोनॉमी में, राइट, तो इतना उनको आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। जैसे हम अपने करंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में, वैसे ही कमर्शियल बैंक को भी अपना एक करंट अकाउंट खुलवाना पड़ता है आरबीआई के पास, और उसमें 3% जमा करना पड़ता है। लेकिन इस पर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है, कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, पर ये कराना जरूरी है, मैंडेटरी है। अगर एसएलआर की बात करें तो एसएलआर खुद को मेंटेन करके रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड असेट या लिक्विड कैश के फॉर्म में। अब लिक्विड कैश के फॉर्म में अब कैश तो रखेगा नहीं बैंक, समझदार है, तो कहीं उसको ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर देगा, यानी कि जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में वो इन्वेस्ट कर देगा, तो कुछ न कुछ रिटर्न आता रहेगा। अब ये कितना परसेंट है कि नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज जितना भी उसका डिपॉजिट है उसका 18.5% उसको क्या करना पड़ेगा, उस अपने पास एज अ लिक्विड असेट मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। नाउ बैंक रेट। बैंक रेट क्या है कि लोन विदाउट एनी कोलेटरल। अब कौन लोन लेने के लिए रेडी बैठा है भाई? बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा? आरबीआई तो फ्लोट करती है इकोनॉमी में मनी को, तो आरबीआई से लोन लेने की जरूरत पड़ जाती है बैंक को
तो बैंक जिस इंटरेस्ट पर लोन देता है, यानी कि आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पर हमारे कमर्शियल बैंक को लोन देता है, उस रेट को बैंक रेट कहते हैं। और कोई कोलेटरल भी नहीं मांगता उस पर, ठीक है। कोलेटरल सिक्योरिटी यानी कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है एज अ सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही होती है जनरली, जैसे कि आपके बॉन्ड्स हो गए, टी बिल्स हो गए, राइट। नाउ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। व्हाट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी? तो इसमें हमारी दो रेट्स आ जाती है, वन इज रेपो रेट एंड अनदर वन इज रिवर्स रेपो रेट। अब इसको रेपो रेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक तरह का लोन ही है, पर हम इसे इस तरह से समझते हैं कि रीपर्चेज एग्रीमेंट है, दो लोगों के बीच का एग्रीमेंट है, बैंक और आरबीआई के बीच का एग्रीमेंट है। बैंक को सडनली पैसों की जरूरत पड़ गई, उन्होंने कहा ये लो, हमारे पास कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी है, आरबीआई आप उन्हें रख लो और जितने की वो सिक्योरिटीज है उतना हमें मनी दे दो और उसके बदले हम आपको क्या करेंगे, जो है इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है। और जब हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी तब हम मनी वापस दे देंगे आरबीआई को और वापस से हमारी सिक्योरिटीज अब हमें दे देना, एज सिंपल एज, राइट। तो ये एग्रीमेंट क्या होता है कि बैंक बोरो कर रहा है यहाँ पर आरबीआई से, यानी कि आरबीआई एक तरह का एग्रीमेंट कर रहा है, उसको लोन ही दे रहा है वो अगेंस्ट कोलेटरल सिक्योरिटी। अब इसका जस्ट उल्टा के आरबीआई को भी तो कभी कभी पैसों की जरूरत हो सकती है, तो वो कमर्शियल बैंक से ले सकता है, लेकिन उसको बदले में क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटीज प्लेज करनी पड़ेगी, यानी कि कोलेटरल देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का एग्रीमेंट क्या कहलाता है, रिवर्स रेपो रेट। अब जो करंट रेट्स चल रही है वो आप लोग यहाँ पर बोर्ड पर देख सकते हो। बैंक रेट अभी जो चल रहा है 4.65 है। ये जो भी रेट्स है बहुत देखा जाए तो ऐतिहासिक है कि ये बहुत कम है। अभी लॉकडाउन के चलते बहुत जो है लीनियंट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी लाई गई है ताकि मनी का फ्लो बढ़े इकोनॉमी में, क्योंकि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज बहुत कम हो गई है, ठीक है। सो अगर हम बात करें किसकी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज एक्चुअली क्या है कि कई बार बैंक को एकदम बहुत इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ जाती है। इमरजेंसी कोई भी आपातकालीन स्थिति है, वॉर की सिचुएशन हो गई, अभी जैसे कोरोना की सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की, तो उस सिचुएशन में बैंक जो है वो ओवरनाइट बोरोइंग कर सकते हैं। ओवरनाइट यानी एक रात के लिए लोन ले सकते हैं। इसकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती है, अगर आप चाहें तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बना सकते हैं जिसमें हम मनी की डेफिनेशन M1, M2, M3 सब भी कवर कर सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन अगर लगता है आपको कि टॉपिक कवर करें तो हम उसको भी कवर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, ओवरनाइट बोरोइंग है। अब जब रेपो रेट था उसके अलावा भी इसको लाया गया, कब, मई 2011 में लाया गया। ये एक तरह का LAFE है, ठीक है। जैसा कि हमने रेपो रेट देखा, लेकिन ये एक रात के लिए होता है और इसमें ह्यूज अमाउंट, राइट, ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन इन्वॉल्व होता है। और बट ऑब्वियसली एक रात के लिए इतना सारा लोन दिया जा रहा है तो आरबीआई इस पर इंटरेस्ट भी ज्यादा चार्ज करता है। जनरली ये क्या होता है, रेपो रेट से ज्यादा होता है। ये देखिए ये 4% चल रहा है अभी, तो ये 4.65% है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे क्वालिटेटिव मेजरमेंट टूल्स की तरफ, मेजर टूल्स की तरफ। तो सबसे पहला जो है वो है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि एक सिचुएशन मान लेते हैं कि जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, तो बैंक क्या करता है, अलग अलग सेक्टर्स को लोन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब आरबीआई क्या करता है, इसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि आप इस सेक्टर में इतना % दे सकते हो, इस सेक्टर में लाइक आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में सिर्फ 10% ही अपना नेट डिमांड डिपॉजिट जितना भी आपका क्रेडिट आप बांटने वाले हो, ठीक है, उसका सिर्फ 10% ही आप दे सकते हो। आप ये जो दूसरी इंडस्ट्री है इसमें सिर्फ 5% दे सकते हो। तो इस तरह का रेस्ट्रिक्शन भी आरबीआई लगा सकती है टू कंट्रोल द स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें यानी कि ये रेशनिंग हो गई कि एक लिमिट कर दिया क्वाटा यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है
difference should be maintained by the bank as security offered for loan and the value of loan granted as a margin. क्या होता है कि कई बार लोन लेने के बाद उसको रीपेमेंट नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट, NPA। यानी कि कुछ सिचुएशन होती है कि 90 डेज के अंदर अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा या प्रिंसिपल नहीं आ रहा, ऐसी 3-4 सिचुएशन होती है जिसमें उस असेट को जिस तरह से हमने लोन बांटा है, ठीक है, बैंक ने जो लोन बांटा है उस पर रीपेमेंट नहीं आ रहा है या इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो उसको NPA घोषित किया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो उससे बचने के लिए बैंक को क्या करना चाहिए, अपनी खुद की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, कि कुछ ना कुछ जो भी प्लेज मनी है, ठीक है, जो कि लोग लोन लेने के लिए प्लेज करते हैं, सिक्योरिटीज वगैरह, उसको और जितना भी लोन दिया है उसके डिफरेंस को एज अ मार्जिन अपने पास मेंटेन करके रखना चाहिए एज फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी, ठीक है ना। मॉरल सॉशन, मॉरल सॉशन क्या है कि RBI मीटिंग्स कंडक्ट करता है, अलग अलग मीटिंग्स में वो बैंक्स को बुलाता है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, NBFCs हैं, हमारी एग्रीकल्चर बैंक हैं, जितने भी, उनको बुला के मॉरल सॉशन किया जाता है। यानी कि उनको उनसे 1-to-1 डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया जाता है बैंक से, और उनको कहा जाता है कि आप लोन दीजिए, इकोनॉमी में गारंटी हम देंगे, जैसा कि अभी कोविड-19 के चलते भी हुआ है कि हम लोन देंगे और लोन दीजिए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए सपोर्ट कीजिए। इस तरह से डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है थ्रू मीटिंग्स, राइट। नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्शन। RBI जितनी भी गाइडलाइंस देता है, जितने भी रूल्स और रेगुलेशन RBI बताता है, जैसे कि CRR, SLR मेंटेन करना, इस तरह से ये इंटरेस्ट का रीपेमेंट से लेकर के मॉरल सॉशन में, अगर कोई भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जाता है किसी भी कमर्शियल बैंक के द्वारा, तो RBI स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है, उस पर पेनल्टी, फाइन, इस तरह की चीजें भी लगाई जाती है। इवन अगर कोई कमर्शियल बैंक फॉलो नहीं करता है बहुत लॉन्ग टर्म तक गाइडलाइंस, तो उस कमर्शियल बैंक को बंद तक किया जा सकता है। So this is all about the instrument of the monetary policy. We will discuss the fiscal policy in our next video lecture. So bye bye till then.